Hello friends, today we will discuss the important topic that is यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। हमें पता है कि हर साल गवर्नमेंट अपना बजट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, वो है यूनियन बजट के ऊपर। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टर्म 2 के एग्ज़ाम में भी आपके लिए यूज़फुल है, साथ के साथ कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम जो होंगे या पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जहाँ भी टॉपिक है वहाँ पर बजट आपके काम आएगा ही आएगा। इवन अब जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आरपीएससी, यूपीएससी, उसमें भी पूरे साल इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज अपन इसी टॉपिक को एक बार डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ बजट, क्योंकि वैसे तो मैं अपनी पुरानी स्लाइड्स में दे चुकी हूँ, बट यहाँ भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली बजट होता क्या है, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स and expenditure of the government is tabled before the parliament in respect of every financial year which is owns from 1st April to 31st March। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1st अप्रैल टू 31st मार्च है, और उसी के उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल है हमारा 112, उसके अकॉर्डिंग जो हर साल हमारा रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट देती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, वहाँ पे जो नाम मिलेगा स्टूडेंट्स आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मिलेगा। तो इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट विच शोज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कुल मिला के इसमें क्या दिखाया जाता है, गवर्नमेंट के कहाँ से तो उसको रिसिप्ट्स हो रहे हैं और कहाँ गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, तो वो हम देखते हैं। और इसका नाम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेगा। द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप डिटेल में कहीं भी स्टडी कर लीजिए, वहां पर आपको बजट नाम से नहीं मिलेगा। कई बार क्वेश्चन अगर एग्जाम में घुमाकर पूछ सकता है तो वो पूछ सकता है कि किस नाम से मिलता है, वो ऑप्शन में आपको बजट भी दे देगा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट के नाम से नहीं है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मिलेगा। और फाइनली आर्टिकल 112 और 117 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फाइनेंशियल मैटर। इसमें जितना भी गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मैटर है वो कहाँ स्टडी होता है, इस आर्टिकल में होता है 112 टू 117 में। अगर इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपको बताऊं इसका जो की थीम है, इस बार जो हमारा बजट आया है उसका की थीम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है बेसिकली वो क्या क्या ले रही है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल तो ले ही रही है क्योंकि ग्रोथ पे तो फोकस कर रही है, लेकिन साथ में उसने माइक्रो इकोनॉमिक लेवल को भी एक तरह से क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। यानी दोनों ही व्यू पर उसने अपना स्टडी किया है, मैक्रो भी किया है और माइक्रो भी किया है। हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक होता है होल इकोनॉमिक को स्टडी करना, और माइक्रो इकोनॉमिक होता है आपको इंडिविजुअल को फोकस करना। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ के थ्रू पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे फोकस करते हुए पूरी इकोनॉमी को भी वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री पूरी तरह से कवर करना चाह रही है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस हो गया है इस बार गवर्नमेंट का, वो मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक दोनों को वो साथ में लेकर चल रही है और दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में फोकस कर रही है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ अभी जो हमारा बजट आया है उसमें क्या क्या मेन की थीम्स के साथ साथ क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं और क्या क्या उसमें एस्टिमेशन पाए गए हैं बेसिकली। तो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 9.2% टू द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो अभी ग्रोथ का जो टारगेट अभी अचीव किया है एस्टिमेटेड वो 9.2% है। ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है क्योंकि पैंडेमिक के बाद में इतना अच्छा ग्रोथ हमने अभी अचीव किया है। देन 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ये PLI जो है स्कीम, इसके थ्रू गवर्नमेंट ने जो है लगभग 60 लाख लोगों को नए जॉब देने की बात की है, क्योंकि पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जॉब्स छिन गए हैं या जिनको प्रॉपर पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। इसके अलावा एंटरिंग अमृतकाल, एक ये अमृतकाल का भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने नया दिया है हमारे इस बजट में, जिसमें
25 years long led to the India's at 100. The budget provides importance of growth along 4 priorities. इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक तरह से हम कह सकते हैं 4 प्रायोरिटीज को फोकस किया है। 4 प्रायोरिटीज ऐसे रखे हैं जिसमें उसने पूरी तरह से फोकस किया है और उसमें देखा है, इससे गवर्नमेंट ने अपने 4 जो फोकस पॉइंट हैं गवर्नमेंट के, वो हम देख सकते हैं। एक तो है पीएम गति शक्ति, जिसमें उन्होंने 7 अपने एक तरह से मेजर फोकस लिए हैं गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति के अकॉर्डिंग। ये भी इसी के अंदर कॉन्सेप्ट आया है। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा गवर्नमेंट का फोकस है इस साल, उनका है मैक्रो एज वेल एज माइक्रो, वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री करके चल रही है। तो लाइक उन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात की है, जो भी हमारे वेलफेयर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल पे पूरी तरह से फोकस करने की बात की है। साथ ही प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट और सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन है। यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि हर एरिया को वो फोकस करे, ठीक है। एनर्जी को भी ले रही है, ट्रांसपोर्ट को भी ले रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सनराइज उसके फॉर्म में भी वो बढ़ाना चाह रही है। फिर फाइनेंशिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से वो फाइनेंस कर पाए, इस पे भी गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस करना चाह रही है। फिर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे गोल ऑफ अमृतकाल। मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो इस बजट में आया है। पीएम हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी मैडम, उन्होंने जो अभी हमें एक नया फोकस दिया है वो दिया है अमृतकाल का। अमृतकाल में क्या क्या है, किस किस चीज पर फोकस करना है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। बेसिकली फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर है, यानी गवर्नमेंट को पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, साथ ही इंक्लूसिव वेलफेयर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इंडिविजुअल को भी फोकस करना चाहिए। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी, इनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट है। मैंने आपको बताया क्लाइमेट पर, ट्रांजिशन पर, एनर्जी पर, इन सब चीज़ों पर फोकस कर रही है। वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउडेड इन द पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो हमेशा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये जो एलपीजी अपना प्रोग्राम आया था, हमें पता है 1991 में, उसके बाद से हम लोग किधर जा रहे हैं, 1991 में गवर्नमेंट ने शुरू किया था, तब से हमने प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो अभी जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट है वो भी पूरी तरह से इसी पर फोकस कर रही है और हमारे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब मैं बात करना चाहूंगी पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट चाह क्या रही है, हमें पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें 7 इंजन्स हैं दैट डिराइव पीएम गति शक्ति आर रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी 7 इंजन गवर्नमेंट ने अपने ले लिए हैं कि जिसको वो प्रमोट करेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। फिर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी यहाँ पे फोकस किया गया है। द स्कोप ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल बी encompass the 7 इंजन जो हमने ऊपर देखे हैं। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है। द प्रोजेक्ट पर्टेनिंग टू द 7 इंजन्स है। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी इसके अंतर्गत लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो आपको पूरा बजट एक तरह से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, और जो आपके लिए हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, स्कूल एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर एजुकेशन में देखूं तो एजुकेशन हमारा बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है पैंडेमिक के टाइम पे, तो गवर्नमेंट ने इस पर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड फॉर इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ है, क्योंकि आंगनवाड़ी जो होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और गांव वगैरह में या रूरल एरियाज़ में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वर्क करता है, तो उसको अपग्रेड करने की बात है। 2 year of education's regression for school going children's means we need to double up efforts and spending to bridge education gap है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं और जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है, उसको मीट आउट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन हम कह सकते हैं, या इस पर एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, उनको किसी ना किसी तरह से एजुकेशन मिले। फिर उसके बाद आ जाता है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमें पता है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसमें गवर्नमेंट
क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहती है। बेसिकली NEP had advocate a 6% of GDP to be directed towards the education। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन पे अपना फंड बढ़ा रही है, और जिसपे उसने क्या किया, अराउंड 6% GDP का जो है किस पे दे रही है, वो एजुकेशन पर दे रही है। While we remain far short, the announcement of tech based platform वन क्लास वन टीवी चैनल, ये भी गवर्नमेंट ने चालू किया है PM ई विद्या के अंदर। PM ई विद्या भी बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर वन क्लास वन टीवी चैनल का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ने चालू किया है। इसके साथ साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी बात आई है अभी के बजट में एजुकेशन में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम के पोस्ट से भी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल यूनिवर्सिटी टू सेटअप for online education focusing on ICT using a hub and spoke mode है। कुल मिला के इसको क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी चलाने की बात है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात है। फिर वन क्लास वन टीवी चैनल, प्रोग्राम ऑफ PME विद्या will be expanded from 12 to 200 टीवी चैनल्स। इसको धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, 12 से लेकर 200 टीवी चैनल्स तक के जो है इसको प्रोवाइड कराना चाह रही है। और दिस विल बी एनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज फॉर क्लास। और इसके साथ साथ स्टेट्स को रीजनल, क्योंकि हर स्टेट की हमारे लैंग्वेज अलग अलग है, तो उनके लिए भी प्रोवाइड कराने की बात है। फिर स्टार्टअप्स की बात है, जिसमें द्रोणा नाम से अभी जो है नया स्टार्टअप शुरू किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बी ओपनड अप फॉर द इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स है। इस डिफेंस को भी खोला गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टार्टअप्स के फॉर्म में। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट द्रोणा शक्ति टू प्रमोट द्रोणा यूजेस है। द्रोणा शक्ति के रूप में स्टार्टअप्स को, आपको पता है स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने। जरूरी नहीं है कि वो रोजगार लेने के लिए जाएं, बल्कि अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। इसके बाद मैं एग्रीकल्चर में बात करना चाहूँगी। गवर्नमेंट टू बी प्रमोट फंड्स फॉर ब्लेंडेड फाइनेंस like 20% for sunrise opportunities such as climate action and agri-tech। इसके थ्रू भी गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। फंड टू बी फैसिलिटेट थ्रू द नाबार्ड टू बी फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेज है। इसमें नाबार्ड हमें पता है रूरल एरियाज में फाइनेंस देता है, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यूज किसान ड्रोन्स टू बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग इन इंसेक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो आपको इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी किसान ड्रोन के अंदर गवर्नमेंट देने की प्रयास कर रही है। और वो चाह रही है कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि हमारी जो 3/4 पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है बेटा, किस पे डिपेंड है, बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन रावी सीजन 21-22 and the estimated procurement of paddy in kharif season 21-22 will be cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers है। With this 2.37 lakh crore will be direct payment of MSP। अब MSP के थ्रू उनको डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा। अभी किसान बिल आया था, उसके थ्रू भी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की थी कि हमारे जितने भी किसान हैं उनको डायरेक्ट फंड प्रोवाइड किया जाए, तो इसमें भी वही गवर्नमेंट करना चाह रही है और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देना चाह रही है। डिलीवरी ऑफ हाईटेक सर्विसेज फॉर फार्मर्स टू बी लॉन्च है, उनको हाईटेक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। उनको बहुत सारी जो डिजिटल से रिलेटेड है और जिनको जिस हाईफाई टेक्निक से रिलेटेड है वो सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना चाह रही है। MSP फॉर फार्मर्स टू द ट्रांसफर्स एंड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स है, और MSP के थ्रू उनके डायरेक्ट बेनिफिट उनको दिया जाएगा, उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए फार्मर्स को कितना फायदा है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो नई पॉलिसी लागू की है उससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड इन इंडिया, और यहाँ तक कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पे वेटेज दिया जा रहा है। कल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, तो उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और सेक्टरल एलोकेशन की, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर वेंचर्स कैपिटल
टू बी रिव्यूड एंड एक्सपर्ट कमेटी टू बी सेटअप है। इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट कमेटी तक गवर्नमेंट बिठा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े। इसके अलावा पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल तक बनाने की बात चल रही है। एंड इसके अलावा अगर हम एमएसएमई की बात करें, जो हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, द नेक्स्ट फेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग विल बी लॉन्च्ड है। ठीक है, इनके लिए डूइंग बिजनेस का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, उनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। टू सपोर्ट सेक्टर्स disappropriately for affected by the pandemic, FM announced extension of ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ाकर मार्च 23 तक कर दिया है, क्योंकि इसके थ्रू उनको क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को या स्मॉल जो हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनको दिया जाता है एमएसएमई के थ्रू। द सर्विस सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ इंडिया जीडीपी, ये लगभग इंडिया का जीडीपी का लगभग 60% दे रहा है, यानी काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन है। रिमेन एन इम्पॉर्टेंट इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, इनकम जनरेशन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट है। तो ये बहुत बड़ा अराउंड 60% अगर जीडीपी का देता है तो दैट इज रियल अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया जीडीपी। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ ईसीएलजी विल प्रोवाइड अ बूम टू द लैंडिंग टू द एमएसएमई सेक्टर। और जो ECLG है वो एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर रहा है, इससे हमारा ये सेक्टर काफ़ी बूस्टअप हो रहा है। द गवर्नमेंट टुक मेजर टू मेक एमएसएमई मोर रेजिलेंट एंड कॉम्पिटेटिव। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी या जो अपना ECLG है स्कीम है हैज़ बीन हेल्प 130 लाख एमएसएमई माइग्रेशन द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। और ये लगभग हमारे 130 लाख जो हमारे एमएसएमई है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। स्टूडेंट्स, बजट बहुत बड़ा है, मैं चाह रही हूँ कि इसको अपन यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।